हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति साइड योर एसएसटी टीचर। एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास इनकी सोशल साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 के बेसिकली इसके वन शॉट वीडियो होने वाली है। बिकॉज अभी तक आप लोगों की एनसीईआरटी की न्यू बुक तो आई नहीं है। पता नहीं सीबीएसई एनसीईआरटी के लोग कर क्या रहे हैं जो अभी तक बुक आई ही नहीं है। सारी ही बुक्स आ चुकी हैं, अकेले एसएसटी की बुक में ऐसा ये लोग क्या ही इंक्लूड कर रहे हैं, कितना ही डाटा क्या चीज कर रहे हैं जो अभी तक बुक नहीं आ रही है। Because of that, you students are literally facing a lot of trouble, lot of problem. And don't worry, but आप लोगों के लिए मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 सोशल साइंस, इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, इन तीनों का ही बेसिकली मतलब इस चैप्टर के मैंने आप लोगों के नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं। यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं ताकि आप लोगों का चैप्टर बेसिकली प्रिपेयर हो जाए। एटलीस्ट एनसीईआरटी के आने से पहले आप लोगों के पीरियोडिक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर कर सको। बिकॉज ये वाला चैप्टर बहुत बच्चों की डिमांड से मैंने सारी वीडियो को मैं लेकर आई हूँ। आप लोगों की काफी ज्यादा डिमांडेड वीडियो बेसिकली ये होने वाली है आप सब लोगों के लिए। ठीक है जी। तो चलिए जरा हम लोग विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। उससे पहले आप लोगों को पता है कि हम लोग मेरे चैनल ऑलरेडी आपका डेमोक्रेसी का चैप्टर के नोट्स एंड आपका चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज ज्योग्राफी का चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर के नोट्स हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अब हम लोग कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1 सोशल साइंस मीनिंग स्कोप एंड इट्स इंपॉर्टेंस। क्लियर हो गया जी। चलिए स्टार्ट करें अपने इस वीडियो को। फाइन। देखो सबसे पहली चीज हमें क्या यहाँ पर बात करी गई है। यहाँ कहते हैं कि आखिर मीनिंग क्या है सोशल साइंस का, मतलब क्या है सोशल साइंस का, है क्या ये, उसकी बात अगर यहाँ पे करी जाए। कहते हैं सोशल साइंस, आप समझो कि जब हम ह्यूमन बींग्स है, बात समझना, कहते हैं ह्यूमन बींग्स आर सोशल बाय नेचर एंड कैन नॉट लिव कम्प्लीटली अलोन। यानी कि जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम लोग अकेले नहीं रह सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम लोग पैदा होते हैं, हमारे बर्थ से लेकर के हम लोग धीरे धीरे करके सबके साथ रिलेशंस बिल्डअप करते हैं। पहले अपनी फैमिली के साथ, फिर अपने आसपास पड़ोस में, फिर सोसाइटी में, यानी कि फिर स्कूल्स में फ्रेंड्स बनाते हैं, बाद में कॉलेजेस में, बाद में रिलेशनशिप। तो हम लोग क्या मतलब बहुत कुछ अपने रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। हम अकेले तो रह नहीं सकते हैं। हम धीरे-धीरे करके सोसाइटी के साथ सोशल होते हैं। हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, आप समझो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ के लिए एक-दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं। ज़ाहिर-सी बात है। फॉर सपोज़ 2 एग्ज़ाम्पल देती हूँ आप लोगों को बहुत सिंपल सी भाषा में। जस्ट फॉर सपोज़ एक है शू मेकर और एक है फार्मर। ठीक है। क्या फार्मर को शू मेकर की ज़रूरत नहीं है? क्या फार्मर को नॉर्मल पीपल जो हैं या फिर मान लो जो गुड्स सेल कर रहे हैं मर्चेंट्स वगैरह, क्या उनकी ज़रूरत नहीं है? क्या मर्चेंट्स को फार्मर्स की ज़रूरत नहीं है? क्या शू मेकर्स को फार्मर्स की ज़रूरत नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको एक-दूसरे की ज़रूरत है। दैट मीन्स सबके सब जो लोग हैं वो एक-दूसरे पे डिपेंड हो रखे हैं। दे आल्सो शेयर लैंग्वेजेस, कस्टम्स, बिलीफ, ट्रेडिशंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज़। ज़ाहिर-सी बात है, हम सब लोग आपस में हमारी लैंग्वेजेस भी सेम है। ऐसा नहीं है कि इस भाषा में हिंदी में सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, आप लोग भी ऐसे ही बात करते हो। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँगी, इंग्लिश में बहुत से लोग बात करते हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हम लोगों के सेम है। हमारे कस्टम, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, फेथ, रिस्पांसिबिलिटीज़ तक, देश के प्रति हमारी क्या रिस्पांसिबिलिटीज़ है, फैमिली के प्रति हमारी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, ये सब कुछ चीज़ें क्या है हमारी सेम है। दैट मीन्स हम सब लोग आपस में इन सब चीज़ों को शेयर करते हैं। तो बेसिक सी भाषा में कहते हैं यहाँ पर कि सोशल साइंस का मतलब होता है इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी जहाँ पर सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों का आपस में क्या इनकी स्टडी है, कैसे इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है। इट इज ऑल अबाउट सोशल साइंस। कि बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोशल साइंस है, इसके अंदर आप समझो इट्स अ ट्रायंगल, यहाँ जिसके अंदर लिखा हुआ है सोशल साइंस, बाहर यहाँ पे लिखा है कि इसका इंटरेक्शन किससे, सोसाइटी से, ह्यूमन से एंड हमारे इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली गवर्नमेंट है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, सबके सब जो आपस में क्या है वो कनेक्टेड है कहीं न कहीं। तो हमारा इन सबके साथ और इन सबका हमारे साथ का रिलेशनशिप बेसिकली इज़ कॉल्ड एज़ आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस में हमें ये समझ में आता है कि आखिर लोग एक साथ कैसे रहते हैं, कैसे सोसाइटी फंक्शन करती है, कैसे लॉज़ बनते हैं, कैसे चेंजेज़ होते हैं। हमें समझ में आता है सिर्फ़ और सिर्फ़ सोसाइटी के बारे में नहीं, बल्कि ये भी समझ में आता है कि आखिर कोई भी सोशल चेंज अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? अगर इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं? कैसे किसी भी ह्यूमन एक्शन जैसे कि डिफॉरेस्टेशन करना या कोई भी यहाँ पर ड्रग्स लेना, कुछ भी करना, कैसे वो चीज़ सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकती है, चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, चाहे वो नेगेटिव इम्पैक्ट, तो वो कैसे कर सकती है। तो बेसिक सी भाषा में ये हमें एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को बेसिकली थिंक लॉजिकली। स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ना अपनी सुनी-सुनाई बातों पे ये ऐसे विश्वास ना कर लें बेसिकली। वो उस चीज़ के बारे में सोचें, बेसिकली डेवलप साइंटिफिक टेम्प। इसका मतलब होता है आप सोच समझ कर कोई डिसीजन लो। दैट मीन्स लॉजिकल रीज़निंग। आप लॉजिकल थिंकिंग करो, अपने क्वेश्चंस पूछो और बहुत ध्यान से वर्ल्ड को समझो। तो बेसिक सी भाषा में क्या बोला गया यहाँ पे कि एसएसटी का मतलब यानी कि सोशल साइंस का मतलब है कि नेचर का, बेसिकली ह्यूमन का
और उसके एनवायरनमेंट के साथ या ह्यूमन बीइंग का रिलेशनशिप जो है हमारे उसके मैं कहूँगी सोसाइटी के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ वो कैसा है, दैट विल बी कॉल्ड एज़ हमारा सोशल साइंस। इसको स्टडी करना, हमारा रिलेशन सबसे क्या है और सबका हमसे क्या है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, आखिर चेंजेस क्यों हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, एवरीथिंग विल बी कॉल्ड एज़ आपका सोशल साइंस। अगर बात करूँ मैं इसके नेचर की, देखो नेचर का यहाँ पर मतलब से क्या बोल रखा है कि आखिर नेचर क्या है भैया? कहते हैं इट डज़ नॉट डिपेंड ओनली ऑन पर्सनल ओपिनियन। पहले ही बोल चुकी हूँ कि पर्सनल ओपिनियन पे नहीं है बेस, असम्पशन नहीं करनी है, हमें लॉजिकल थिंकिंग, रीज़निंग, ऑब्जर्वेशन करनी है, ये सब करके ही हमें कोई डिसीजन लेना है। ताकि हम ये समझ सकें कि आखिर लोगों के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। हम ये समझ सकें कि आखिर रूल्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस और किसी भी सोशल चेंज का अगर कोई भी सोशल चेंज हुआ है, फॉर सपोज़ अगर ये लॉ आया है जिसमें कोई ना कोई फॉर सपोज़ जैसे आप लोग का अभी लास्ट टाइम 2023 में एक लॉ आया था, जिसमें वुमेन को रिज़र्वेशन दिया गया था पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में 33% सीट्स का। कह रहे हैं कि ये जो सोशल चेंज आया, इसके कॉजेज़ क्या हैं कि ऐसा क्यों हुआ और इसके आने से क्या हुआ? तो पूरा एक कॉज़ एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे समझना, दैट इज़ व्हाट बेसिकली आपका नेचर ऑफ सोशल साइंस। जो हमें ये करने के लिए स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है कि क्लासरूम लर्निंग को वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों को आपस में कनेक्ट करके चले। कि क्या बच्चे क्लासरूम की बुक्स में पढ़ रहे हैं एंड क्या चीज़ें बाहर हो रही हैं। इन दोनों को आपस में जो है रियल लाइफ में यहाँ पर कंपेयर करा जाए, कनेक्ट करा जाए बेसिकली। उस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। क्लियर हो गया जी? अच्छा नेक्स्ट देखो बचा वी हैव स्कोप ऑफ सोशल साइंस कि आखिर सोशल साइंस इतना इम्पोर्टेंस क्यों है या फिर इसका स्कोप क्या एग्ज़ैक्टली इसको इतना क्यों पढ़ना है? क्या होगा इसको पढ़कर? क्या चीज़ें पता चल जाएँगी ऐसी? कहते हैं भैया हमें क्या होगा इसको हम पढ़ेंगे ना जब तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें पता चलेगी चीज़ें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ कि आखिर ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स कौन से हैं? सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स कौन-से हैं? कहाँ पर क्या चीज़ वर्क कर रही है? सोसाइटी में क्या चीज़ कैसे हो रही है? हो रही है तो क्यों हो रही है? होने के बाद उसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? एवरीथिंग। ह्यूमन लाइफ बच्चा आप समझो, ह्यूमन लाइफ हमारी एक एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है। आगे इसको हम पढ़ेंगे कि आखिर हम एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है। लेकिन आप समझो हम एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड है, एनवायरनमेंट में हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एयर है, वाटर है, सनलाइट एवरीथिंग हम उससे भी रिलेटेड हैं। इकोनॉमी से भी रिलेटेड है बिकॉज़ जब तक पैसा नहीं होगा ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर पाए। अगर अभी मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ मैंने पैसे खर्च करे हैं लैपटॉप में। अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आपने पैसे खर्च करे हैं फ़ोन में, वाई-फाई में, नेट के रिचार्ज में। इकोनॉमी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे डे टू डे लाइफ़ का। इतिहास, हिस्ट्री यानी कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि आखिर ये चीज़ डेवलप कैसे हुई? क्या है इसके पीछे का रीज़न? क्यों आया ये? क्या इसकी नीड पड़ी? पहले के लोग क्या यूज़ करते थे? एवरीथिंग मतलब यू हैव टू नो अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कल्चर का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ हम लोग आपस में बहुत कनेक्टेड हैं अपने कल्चर से, स्पेशली वी इंडियंस। क्लियर हो गया? तो कहते हैं यहाँ पर हम बहुत सारे डिसिप्लिन्स एक साथ पढ़ते हैं ताकि हम सोसाइटी को बहुत सही तरीके से पढ़ सकें एंड वी नो हमारे पास 4 प्रकार के डिसिप्लिन्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस। ये चारों हमारे पास क्या होते हैं बच्चा हमारे 4 के 4 डिसिप्लिन्स होते हैं जो कि हमको पढ़ने होते हैं। डिसिप्लिन काफ़ी अलग-अलग है ऑब्वियस सी बात है सबसे एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन हमें यहाँ पे समझ में आती हैं इससे बहुत सी चीज़ें। देखो बात करूँगी सबसे पहले यहाँ पर मैं ज्योग्राफी एज़ अ डिसिप्लिन। आखिर ज्योग्राफी के बारे में हमें क्यों पढ़ना है? या ज्योग्राफी को पढ़ के क्या हो जाएगा? क्या पता चल जाएगा हमको ज्योग्राफी पढ़ के उसकी बात करी जाए। कहते हैं आपको पता है ज्योग्राफी बिकॉज़ देखो ज्योग्राफी का बेसिकली यहाँ पर जहाँ पे अर्थ का बेसिकली मैं कहूँगी कि अर्थ जो है वो ह्यूमन बीइंग्स का घर है। भाई ऑब्वियस सी बात है ना ह्यूमन बीइंग्स कहाँ रह रहे हैं? आसमान में नहीं रह रहे, अर्थ पे रह रहे हैं, इस क्रस्ट पे रह रहे हैं, लैंड पे रह रहे हैं बेसिकली, तो वो हमारा घर होता है। इससे हमको समझ में आता है यहाँ से जब हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को पढ़कर ही हम समझते हैं कि आखिर कहाँ पे कौन-सा लैंडफ़ॉर्म है, कहाँ पे कौन-सी नदी बह रही है, कहाँ पे डेज़र्ट्स है, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पर प्लेट्यूज़ है, कहाँ पे मिनरल्स पाए जा रहे हैं, कहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। ऑल दोज़ थिंग्स हमारे नेचुरल रिसोर्सेज़ कहाँ मिलेंगे हमें, कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं, हमें ये सब चीज़ समझ में आती है। कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो बेसिक सी भाषा में क्या हम ये देखते हैं कि आखिर ह्यूमन बीइंग्स इस एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, आपस में उसको इंटरेक्शन कैसे हो रहा है इन दोनों के बीच का। हम ये समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि कई रीजन्स में अलग प्रकार का क्लाइमेट होता है, क्यों इंसोलेशन यानी कि जो सन से आने वाली एनर्जी है, जो हीट है, अलग-अलग पोल्स पे, अलग-अलग मैं कहूँगी लैटिट्यूड्स पे अलग-अलग पड़ रही है। क्यों लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग-अलग लोगों का ऑक्यूपेशन है, लाइफ़स्टाइल है, क्यों अलग जगहों के अलग-अलग मैं कहूँगी रिवर्स हैं, क्यों फॉरेस्ट हैं, एवरीथिंग मतलब हम सब कुछ यहाँ पर ये सब पढ़ते हैं। अगर इस एग्ज़ाम्पल के लिए आपके बुक में जो एग्ज़ाम्पल था इस वाली में वो भी यहाँ पर ये था कि फॉर सपोज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि कोस्टल एरियाज़ में आप देखोगे यहाँ पर जो ट्रेड हो रहा है बेसिकली वो किस चीज़ का हो रहा होगा? सी से ट्रेड हो रहा है पहली बात तो, फिशिंग का, फिश का बेसिकली ट्रेड हो रहा है।
अगर आप माउंटेन्स में देखोगे जाकर, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कोई फिशेज़ तो नहीं है बिकॉज़ वहाँ पे सी नहीं है, पानी नहीं है हमारे पास। कोस्टल एरिया का मतलब क्या होता है, जो ये वाले एरिया, तट वाले जो एरियाज़ हैं हमारा, साउथ इंडिया वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, ये सारा का सारा क्या हो रहा है, ये कोस्टल एरिया है। तो ये सी ट्रेड यहाँ पे अलग-अलग कंट्रीज़ में जो है यहाँ से सामान जाता है। तो फिशिंग यहाँ पर बहुत होती है, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए यहाँ पर हो रहा है। आप सोचोगे नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, नॉर्थ इंडिया में तो माउंटेन्स है, वहाँ पे टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ हो रही है। अलग-अलग जगहों पे बेसिकली अलग-अलग चीज़ें होती हैं। आप अगर नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में आओगे, यहाँ वाले पार्ट में, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर करा जाता है। सिंपल सी बात है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बेसिकली यहाँ पर होती हैं। अच्छा, कहते हैं इससे हम बहुत सी जो हमारे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इससे समझ पाते हैं। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, फ्लड्स, ड्रॉट्स, पॉल्यूशन, है ना? डिफॉरेस्टेशन, हम ये सब यहाँ पे समझ पाते हैं। तो बेसिक सी भाषा में यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज्योग्राफी से हमको समझ में आता है रिलेशनशिप ह्यूमन्स का और नेचर का, और आखिर हमें सस्टेनेबिलिटी क्यों चाहिए, सस्टेनेबल क्यों होना चाहिए, हमें इससे वो भी समझ में आया है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? प्लीज़ रिमेंबर कि जब भी हम आज के एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाएँ, और हम कल के लिए उस एनवायरनमेंट को, उस नेचर को कंज़र्व करके रखें, बचा के रखें, दैट विल बी कॉल्ड एज़ बच्चा व्हाट, आपका ज्योग्राफी। क्लियर होगी ये वाली बात? तो ये वाली चीज़ जो है हमें यहाँ पर समझा रखी है, ज्योग्राफी में हमें ये जानने को मिलता है। अगर बात करूँगी इतिहास की, हिस्ट्री की, तो बहुत सिंपल सी भाषा में इतिहास से हमें ये समझ में आता है, हिस्ट्री से हम पढ़ते इसलिए हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि आखिर सोसाइटीज़ चेंज कैसे हुई हैं, वो डेवलप कैसे हुई हैं टाइम के साथ-साथ। पहले इंडस वैली सिविलाइज़ेशन था, एंशिएंट सिविलाइज़ेशन ऑफ इंडिया। उससे कैसे-कैसे करके हम मिडीवल पे आए, क्यों मुगल्स आए, क्यों ब्रिटिशर्स आए मॉडर्न के टाइम पे, और कैसे हम आज डेमोक्रेसी के डेवलप की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमें इतिहास समझाता है। कैसे यहाँ पे इतना कल्चर डेवलप हुआ, तो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हमको पता चलते हैं, क्या-क्या चीज़ें हुई, कैसे लोगों के आइडियाज़ बेसिकली उन्होंने ट्रैवल करा, कैसे वो चेंज हुए उनके आइडियाज़, कहाँ से लोग आते थे, कहाँ जाते थे, क्यों आते थे इंडिया में, ऐसा क्या था इंडिया में, इंडिया पहले क्या था, ये सब चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आती है। इंडिया पहले किस-किस के साथ ट्रेड कर रहा था, हमें सब कुछ यहाँ पे जानना होता है। एंड ये सब हमको किससे पता चलता है, हमको इतिहास से पता चलता है, कि डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में, कि आपने देखा होगा अभी आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में कि आखिर पैलियोलिथिक एज में, आखिर आप लोगों का मेसोलिथिक एज में, आप लोगों का न्यूलिथिक एज में, आप लोगों का चैल्कोलिथिक एज में, इन सब एजेस में, इसके बाद आपका मेडिवल टाइम्स में, आपका मॉडर्न टाइम्स में, यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ कैसी थी? उस टाइम पे सोसाइटी में या फिर कल्चर में क्या डेवलपमेंट हो रही थी? उस टाइम पे कौन-कौन से किंगडम्स आ रहे थे या कौन-कौन से गिर रहे थे? और कौन-कौन से फ्रीडम के स्ट्रगल्स हुए हैं बाद में हमारे मॉडर्न इंडिया में। ये सब हमको समझ में आता है ऑब्वियसली किससे? इतिहास से समझ में आता है। तो बेसिकली इससे हम समझते हैं कि आखिर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ का, लैंग्वेजेस का, ट्रेडिशंस का हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में क्या पार्टिसिपेशन रहा है, इनका क्या रोल रहा है, हमें इससे सब कुछ समझ में आता है। बात करें अगर बच्चा हम लोग यहाँ पे आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एज़ अ डिसिप्लिन, कि आखिर पॉलिटिकल साइंस क्या है? क्यों हमें पोल साइंस को पढ़ना चाहिए? भाई ऑब्वियस सी बात है, देखो आपको ये, अगर आप देश में रह रहे हो, तो आपको देश में रहकर देश के कानूनों के बारे में, कौन से कानून हैं, वो कानून बन कैसे रहे हैं, क्यों बनता है कोई भी कानून, बिना कानून के क्यों नहीं चल पाती हैं, संविधान क्या होता है, लॉज़ क्या होते हैं, राइट्स क्या होता है, ड्यूटीज़ क्या होती है, सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए एज़ आई विल से, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। एज़ अ सिटिज़न आपको पता होना चाहिए। अगर अगर हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो आखिर डेमोक्रेसी होती क्या है? ये क्यों आई है? आखिर ऐसा क्या हुआ था? ये सब चीज़ें हमको किससे पता होनी चाहिए? हमारे पोल साइंस से हमको पता होनी, तो ये हमें पोल साइंस से समझाता है। आखिर गवर्नेंस हो कैसे रहा है? कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है? सरकार बनती क्यों है? सरकार में कौन-कौन होता है? कैसे देश को चलाया जाता है? एवरीथिंग विल बी इन सोशल साइंस। किस नी लॉज़ की नीड क्यों पड़ती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, अधिकार क्या है हमारे, डेमोक्रेसी काम कैसे करती है, एटसेट्रा एवरीथिंग। बेसिकली सिटीज़न्स का रोल क्या है यहाँ पर हमें समझ में आता है। जब लोग वोट करते हैं, कोई भी पब्लिक इश्यूज़ को रेज़ करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, दैट मीन्स सिंपल सी भाषा में वो सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि गवर्नेंस में, शासन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब लोग वोट कर रहे हैं, किसी को चुन रहे हैं, आप लोग खुद पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वो कैसे कर रहे हैं, कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे वर्क कर रही है सरकार, ये सब हमको कौन समझाता है? बेसिकली आपका पॉलिटिकल साइंस हमको बताता है कि हमें इक्वालिटी क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पांसिबल सिटीजन हमें कैसे बनना है, ये सब चीज़ें हमें कहाँ समझ में आती हैं? पोल साइंस से समझ में आती है।
देखो इकोनॉमिक्स के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे, इकोनॉमिक्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? बिकॉज़ देश है, देश में पैसा होना बहुत ज़रूरी है देश को चलाने के लिए एंड पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे उसका अ, कैसे वो कहाँ बन रहा है, कितना बन रहा है, किसके पास कितना जा रहा है, मार्केट में कितना है, आप ख खर्च कितना कर रहे हो, आप एक्सपेंड कितना कर रहे हो, आपकी एम्प्लॉयमेंट है नहीं, आप एम्प्लॉयड हो या नहीं हो, आप कमा रहे हो तो कितना कमा रहे हो, आपकी इनकम टैक्स कितना फ़िल कर रहे हो, टैक्स कितना दे रहे हो, एवरीथिंग विल बी इन इकोनॉमिक्स पार्ट। तो हमको ये समझना होता है, हमको ये जानना होता है कि आखिर लोग जो हैं वो रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल कर कैसे रहे हैं एंड अपनी नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए कैसे किसी भी चीज़ को चूज़ कर रहे हैं बेसिकली। समझ रहे हो? कैसे किसी भी चीज़ को चूज़ कर रहे हैं बेसिकली अगर उनको पता है कि उनकी नीड सैटिस्फाई हो जाएगी एक फ़ोन खरीद के, तो उन्होंने कैसे चूज़ करा? उन्होंने क्या फैक्टर्स देखा? उसकी इनकम देखी अपनी, फिर देखा उस फ़ोन का प्राइस क्या है? कितना वो स्पेंड कर सकते हैं? कितना उनको सेव करना चाहिए? कितनी वो ईएमआई फ़िल कर सकते हैं? उन्होंने सब कुछ देखा। बिकॉज़ ज़ाहिर-सी बात है हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड है। अगर आज मुझे कोई बोल दे कि आप ये वाला फ़ोन ले लो, आप ये वाला आईपैड ले लो, आप ये वाला लैपटॉप ले लो, कुछ भी ले लो, मुझे पता है कि मुझे आज सच मतलब मिल जाएगा, अच्छी बात है भैया। ऑल्दो मुझे पता है कि मेरे से ज़्यादा नीड वाले कोई और भी हैं यहाँ पर, बट फिर भी मुझे चाह रहेगी कि मुझे वो चीज़ मिल जाए। अब लैंड है फॉर सपोज़ ये चीज़ हम नेचुरल रिसोर्स के ज़्यादा अच्छे से यूज़ करते हैं वैसे तो, ठीक है? नेचुरल रिसोर्सेज़ है, फॉर सपोज़ लैंड है। भई आपको मुझे पता है इस लैंड पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 500 लोगों का खाना बच सकता है, लेकिन यहाँ पे और लोग आ गए हैं 500 लोग, क्या होगा? यहाँ 100 लोग, 150 लोग और आ गए, तो अब मुझे ये पता है कि भैया अब यहाँ प्रॉब्लम होगी बिकॉज़ रिसोर्स तो लिमिटेड है। लेकिन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता है कि ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। कहते हैं ना आपकी चाह कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर अभी आपको एक सेब मिल गया, आपको भूख लग रही है, आप कहोगे यार सेब क्यों मिला यार? रोटी मिल जाती। आपको रोटी मिल जाएगी, आप कहोगे यार जूस-वूस कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। यार बार-बार आपकी चाह जो है वो बढ़ती ही रहती है। ठीक है जी। तो हमको यहाँ पे ये समझ में आता है कि एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे फॉर सपोज़ फार्मर्स यहाँ पे देखता है जब भी कोई क्रॉप वो उसको ग्रो करनी होती है, तो यहाँ पे फार्मर हमेशा देखता है कि सॉइल कौन-सी है यहाँ पर, रेनफॉल का पैटर्न क्या है, मार्केट का प्राइस क्या है इसका, इसको यहाँ पे देखते हैं। और जब भी फैमिलीज़ यहाँ पे अपनी एक्सपेंडिचर को प्लान कर रहे होते हैं, तो अपनी इनकम देखते हैं, सेविंग देखते हैं कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी। तब जाके वो कोई भी चीज़ जो है वो प्लान करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे इकोनॉमिक्स हमको समझ में आता है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी इनकम होना नहीं होता, एजुकेशन होना, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर होना। कि यानी कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के टर्म्स में आप होने चाहिए। एक बाद में आता है कॉन्सेप्ट वैसे तो फॉर सपोज़ आपको एक तरफ कह दिया जाए कि आपको 10,000 रुपए आपको दिए जाएँगे और एक तरफ आपको कहा गया 10,000 रुपए के बदले आपको आपकी बहन से, आपके भाई से, आपकी माता-पिता को किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। और आपको लेकिन महीने के 10,000 रुपए मिलेंगे इसके बदले अलग रहने के लिए। आप मानोगे क्या? तो भाई बिल्कुल ही सर्टेन केस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू तो शायद आप मान जाओ। कि आप सोचो आप ज़िंदगी भर अपने बहन-भाई, माता-पिता नहीं मिल सकते हो। ठीक है, 10,000 रुपए क्या मैटर करेंगे? नहीं करेंगे। इनकम ही हमेशा मैटर नहीं करती है, बल्कि आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फैमिली, ये सब भी यहाँ पर मैटर करता है। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब देखो बच्चा हम नेक्स्ट बात करेंगे आप लोगों का रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस कि आखिर इसकी इम्पोर्टेंस कह लो, रिलेवेंस कह लो, क्या ज़रूरी क्यों है ये, उसको हम समझेंगे। कहते हैं सोशल साइंस जो है ज़रूरी इसलिए बिकॉज़ ये हेल्प करती है हमारी सोसाइटी को समझने में और नॉर्मल ज़िंदगी को बेसिकली मतलब सोशल हमने अभी देखा था नेचर वाले पार्ट में, स्कोप वाले पार्ट में, नेचर वाले पार्ट में कि आखिर एसएसटी क्या कर रही है। सोशल साइंस जो है हमें क्या करती है वो हमारी क्लासरूम लर्निंग को रियल लाइफ सिचुएशन से जो है क्या करती है वो कनेक्ट करती है। हमें ये समझ में आता है कि आखिर सोसाइटी में और आस-पास क्या चल रहा है। हम उसको एक बहुत सही तरीके से समझ पाते हैं। सोसाइटी में अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसका क्या रीज़न है बेसिकली। हम ये सब चीज़ समझ में पाते हैं। तो ये किसकी वजह से? सोशल साइंस की वजह से ऑब्वियसली। हम समझ पाते हैं कि आखिर सोशल इश्यूज़ क्या-क्या हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या-क्या हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज़ क्या-क्या हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या-क्या हैं, हम सब समझ पाते हैं। हम एक बहुत अच्छे नागरिक बन पाते हैं एंड बिकॉज़ यहाँ पे सोशल साइंस हमको ये बोलता है अपने मीनिंग के अंदर ही कि हमें यहाँ पे लॉजिकल रीज़निंग को, हमें यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर को लाना चाहिए। दैट मीन्स हम लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं। हम सिर्फ़ सुनी-सुनाई बात पे, असम्पशन्स पे विश्वास नहीं करते हैं और बहुत सही डिसीज़न जो है हम लोग इससे लेते हैं। क्लियर हो गया जी? अच्छा तो बेसिकली क्या होता है कि सोशल साइंस जो है वो अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है कि वो सोसाइटी में एक्टिवली कैसे पार्टिसिपेट करें बेसिक सी भाषा में। अब अगर यहाँ बात करूँ मैं आप लोगों से आखिर सोसाइटी की, है ना? आपकी एसएसटी की और सोसाइटी की रिलेशनशिप की, एसएसटी और एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप की, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कहते हैं देखो हर एक सोसाइटी के बहुत अलग-अलग कल्चर्स होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है ट्रेडिशंस होते हैं, रिलिजन्स होते हैं, अलग-अलग रहने के तरीके होते हैं। एंड हमें एसएसटी इन डिफरेंसेस को पढ़ना सिखाता है। हमें इन डिफरेंसेस को समझना सिखाता है कि आखिर कैसे लोग बाग इतना कुछ होने के बाद भी एक साथ आराम से रह पा रहे हैं, वो लोग जी पा रहे हैं।
तो बेसिकली यहाँ पर कहा गया कि जब हमको ये पता है कि सोशल साइंस हर एक सोसाइटी में देखो आपको पता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के, लैंग्वेजेस के, कस्टम्स के, ट्रेडिशंस के यहाँ पे लोग रहते हैं। और सिस्टम हमको ये समझाता है कि आखिर कैसे हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना है। कैसे यहाँ पे बिना कोई भेदभाव करे हम सबको एक साथ रहना है। ये हमें कौन समझाता है? एसएसटी समझाता है। हमें समझाता है ये, हमें कैसे डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को हटाना है। प्रेजुडाइस और यहाँ पे स्टीरियोटाइप, ये 2 वर्ड्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताए थे इफ यू रिमेंबर। देखो, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जब किसी भी एक सर्टेन सेक्शन के लिए मेरे मन में कुछ ऑलरेडी सेट है कि भई ऐसा ही होता है। जैसे मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कहते हैं कि गर्ल्स आर वेरी बैड ड्राइवर्स, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बट कुछ की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से यहाँ पे ऐसा कहा जाता है। तो दिस इज़ अ स्टीरियोटाइप कि ऐसा होता है। लेकिन अब मैं समझाऊँ आपको इसका मतलब, अगर मैं समझाऊँ आप लोगों को प्रेजुडाइस का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? आपकी कोई फ्रेंड जब आपको बिल्कुल नहीं पसंद, बस अच्छी नहीं लगती हो, तो कहोगे नहीं ये तो बहुत बेकार है, ये अच्छी नहीं है ना? ये वो तो बहुत बेकार है, वो तो बहुत बेकार है, वो अच्छा नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपने उनके मन में अपने प्रति, सॉरी, आपने अपने मन में उनके प्रति बहुत ही कुछ बैड, कुछ इंफीरियर कुछ सेट कर रखा है, कुछ गलत शायद बिकॉज़ वो रॉन्ग भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। प्रेजुडाइस ऑलमोस्ट नेगेटिव ही होता है, वो कई बार गलत ही भी होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो आपने कुछ सेट कर रखा है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, दैट विल बी कॉल्ड एज़ प्रेजुडाइस। और आपने एक यूजुअली स्टीरियोटाइप जो वर्ड होता है, स्टीरियोटाइप वर्ड एक ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं, किसी पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए मिलाकर, कि भई वो तो ऐसे ही होते हैं वो लोग तो, वो कम्युनिटी ऐसी ही होती है, दैट विल बी कॉल्ड। आपको अधूरा ज्ञान दोनों में है, बट आपने वहाँ पे किसी कम्युनिटी के लिए कर रखा है, यहाँ पे एक एक पर्सन भी वो हो सकता है, ठीक है? दैट विल बी कॉल्ड एज़ आपका ये। इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है, सोशली यहाँ पे एक्सक्लूजन जो करते हैं, जो कुछ सर्टेन सेक्शंस को बाहर निकालते हैं, अलग रखते हैं, एक्सक्लूड करते हैं बेसिकली। ये भी प्रॉब्लम जो हमें कहाँ पे समझ में आती है, एसएसटी में हमको ये समझ में आती है। एंड यहाँ पे लेकिन हम इस सब का मतलब समझ में आता है कि ऐसे क्यों हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, हमको इक्वालिटी लेकर आनी है। कैसे हमको किसी के प्रति बिना कुछ जाने पहचाने कोई फीलिंग नहीं रखनी, दैट मीन्स हमको हार्मनी, कैसे सबके साथ मिलजुल कर रहना है, सबको एक्सक्लूजन करने की बजाय हमको इंक्लूसिविटी पे ध्यान देना है, यानी कि हमको सारे ही सेक्शंस को एक साथ लेकर आना है, सबको हमें इंक्लूड करना है, ये हमें समझाया जाता है किसमें, सोशल साइंस में। दैट वाज बेसिकली सोशल साइंस एंड सोसाइटी वाला पार्ट। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे एनवायरनमेंट से भी हमारे रिलेशनशिप ऊपर हमने पढ़े हैं, काफी होते हैं, लैंड से, वाटर, फॉरेस्ट, नेचर एक्सेट्रा सबसे हमें समझ में आता है कि आखिर ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे इस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हैं, ऐसे कैसे एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहे हैं वे ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। हमारी एक्टिविटी जैसे कि डिफॉरेस्टेशन ने कैसे किसी भी टेक ने कैसे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करा, पेड़ कट गए, सॉइल का इरोशन हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, CO2 बढ़ गई, एनवायरनमेंट चेंज हो गया। और कैसे कि किसी भी एनवायरमेंटल चेंज की वजह से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट आता है। अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, उससे हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर पॉल्यूशन हुआ है तो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमने रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लिया है तो उससे क्या कमी आ रही है। ये सब हमको समझ में आता है किसमें, एनवायरनमेंट के साथ हम लोग रिलेट करते हैं, हम उसको आपस में एक साथ रखते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं बेसिकली। तो कहते हैं ये चीज़ जो है प्रमोट करती है सस्टेनेबिलिटी को, बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है हमको एनवायरनमेंट का इस्तेमाल ऐसे करना है कि वो आगे की जनरेशन के लिए भी बचा रहे और ना ही वो आज नुकसान हो उसका। और रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना बेसिकली इन रिसोर्सेज़ का, ये हमें समझ में आता है किससे? एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके। इकोनॉमी के साथ करूँगी तो वही वाली बात है, हमें ये देखना होता है कि आखिर कौन से इकोनॉमिक डिसीजंस हमको लेने चाहिए। क्या हमें एक्चुअल में करना चाहिए अपने इंडिविजुअल्स के लिए, फैमिली के लिए, पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, बिज़नेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, हमें क्या करना चाहिए? अपनी लाइफ के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर लोग बाग ट्रैवल करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में, तो लोग क्यों कर रहे हैं? क्या हो रहा है उससे? क्या फ़ायदा हो रहा है उनको? अगर लोग दोबारा गाँव जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? अगर यहाँ प्राइस बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है? फैमिलीज़ अगर यहाँ पे जब भी अपना एक्सपेंडिचर प्लान कर रही होती है कि उन्हें क्या-क्या खर्च करना है इस बार, तो वो इनकम को, सेविंग को, दोनों को ध्यान में रखती है। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या-क्या कर रही है लोगों के डेवलपमेंट के लिए, इन ऑल दोज़ थिंग्स। ये सब हमको समझ में आता है, किसमें हमें आता है समझ में? एसएसटी एंड इकोनॉमी को स्टडी करके। अगर बात करूँ गवर्नेंस को स्टडी करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है कि आखिर शासन कैसे हो रहा है, कैसे गवर्नमेंट जो है कोई भी डिसीज़न यहाँ पे ले रही है, कैसे हॉस्पिटल बन रहे हैं, क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, कैसे लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, हमको ये सब समझ में आता है। बेसिकली पोल साइंस वाला पार्ट यहाँ पर ये है, हमें सब समझ में आता है। लॉज़ क्यों आ रहे हैं, राइट्स क्यों आना ज़रूरी है, लोकल बॉडीज़ यानी कि पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज़ क्या हैं ये, इलेक्ट क्यों करना है किसी को, पार्टिसिपेशन कैसे करना है, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, एवरीथिंग। हमें ये सब जो है इसे समझ में आता है। अच्छा, फिर देखो बच्चा हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएँगे आप लोगों का व्हिच विल बी आपका गाइडिंग वैल्यूज़ इन सोशल साइंस की क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको गाइड कर रही होती हैं एसएसटी में।
कहते हैं यहाँ पे एसएसटी बेसिकली सोशल साइंस प्रमोट्स इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो कि हमारे ह्यूमन के बिहेवियर को और डिसीजन मेकिंग को दोनों को ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं, दोनों को ही गाइड करती हैं बेसिकली। क्या चीज़ें हैं बेसिकली अभी आगे समझाऊँगी वो। अब इन वैल्यूज़ से होता क्या है, ज़ाहिर-सी बात है हम सीखते हैं कि आखिर हमें लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, हमें सही डिसीज़न्स कैसे लेने हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, इक्वालिटी जस्टिस को कैसे सपोर्ट करना है, ऑल दोज़ थिंग्स हमें यहाँ से समझ में आता है। बात करूँगी कौन-कौन सी वो चीज़ें हैं बेसिकली गाइडिंग वैल्यूज़ कौन-कौन सी हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे आती है डाइवर्सिटी। देखो डाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब होता है विभिन्नता, कि जो हमारा देश है उसमें बहुत प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं। सबकी लैंग्वेजेज़, रिलिजन, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस, बिलीफ, फेथ सब कुछ बहुत अलग-अलग है। लाइफ़स्टाइल एंड एवरीथिंग सब कुछ बहुत अलग। अब ये सारी कम्युनिटीज़ एक साथ मिल-जुल कर रहती कैसे हैं, ये हमको समझ में आता है। एसएसटी हमको समझाता है कि कैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को रिस्पेक्ट करना है, कैसे हमें स्टीरियोटाइप को और प्रेजुडाइज को अवॉइड करना है, वो चीज़ें नहीं करते हैं बिकॉज़ दैट वाज़ नेगेटिव, राइट? कैसे हमें हर एक इंसान को रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ हमें ट्रीट करना है, ये हमको समझ में आता है इससे। तो बेसिकली डाइवर्सिटी क्या करती है, वो स्ट्रेंथन करती है, बढ़ावा देती है यूनिटी को एंड सोशल हार्मनी को, सबको एक साथ मिल-जुल कर रहने के लिए। अगर हमें डाइवर्सिटी हम अपने देश में रखेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, को एक नेगेटिव पॉइंट ना समझ कर कि भैया यहाँ पे तो बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, नहीं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट समझेंगे। कि यहाँ पे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग रहते हैं, तभी हम सब लोग जो है एक साथ मिल-जुल कर रहते हैं, ठीक है? इंक्लूसिविटी की बात करेंगे कि हमें सारे ही सेक्शन के लोगों को, हर एक इंसान को रिस्पेक्टेड फील कराना है एंड उसको सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने के लिए इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ देनी है। ऐसा ना हो कि अगर वो पर्सन फिजिकली डिसेबल है या अगर वो गरीब है, वो देख नहीं सकता, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको अलग कर दो, ऐसा नहीं करना आपको। कहते हैं क्लासरूम में भी आपको इंक्लूसिव अप्रोच अपनानी अपनानी चाहिए, आपको अपने स्कूल में भी उसको इंक्लूसिव रूप से ही बनाना चाहिए। सपोज़ अगर स्टेयर्स हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, उसके साइड में रैंप होना चाहिए फिजिकली डिसेबल के लिए। अगर अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है इन केस तो बिल्कुल होना ही होना चाहिए। एक्चुअल में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है? तो कह रहे हैं इक्वल पार्टिसिपेशन कराओ पेन का, आप सपोर्ट करो इन बच्चों को, इक्वल एक्सेस दो पब्लिक फैसिलिटीज़ में, इनको पीछे मत करो बल्कि इनको और ध्यान रखो इनका बेसिकली और रिस्पेक्टफुल इनका ट्रीटमेंट करो। तो यानी कि इंक्लूसिविटी हमें समझाती है कि कैसे हमें भेदभाव को कम करना है, अनइक्वालिटी हमको यहाँ पर लेकर आनी है उन सबके स्टेटस में एंड अपॉर्च्युनिटीज़। सस्टेनेबिलिटी का मतलब समझा चुकी हूँ पहले भी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से करना कि ना तो अभी का एनवायरनमेंट को नुकसान हो, आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी वो बचा रहे। ना हमको पेड़ों को काटना है बिकॉज़ इससे बायोडायवर्सिटी हार्म होती है। बायो का मतलब होता है नेचर और नेचर में जो डाइवर्सिटी है, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो विभिन्नताएँ हैं, अलग स्पीशीज़ के बेसिकली हमारे पास जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, तो उसका ध्यान रखना। पॉल्यूशन बेसिकली जो कि हेल्थ को एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, तो उसका यहाँ पे ध्यान रखना, वो नहीं करना है बेसिकली। ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ ना करना बिकॉज़ इससे जो है पानी की कमी हो रही है। तो हमें समझ में आता है कि आखिर डेवलपमेंट हमें सही तरीके से करनी चाहिए, बैलेंस रूप से करनी चाहिए, जहाँ पे हमें एनवायरनमेंट का भी और आप देखोगे इकोनॉमी का भी, दोनों का हमें ध्यान में रखना पड़ता है, डेवलपमेंट का भी। तो बेसिकली इस प्रकार की डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए व्हिच विल बी कॉल्ड एज़ डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ये नहीं होनी चाहिए। जो अगर ऐसा हुआ है तो वो सस्टेनेबल नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम कॉज़ करेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो बात करेंगे बच्चा आपका हम इक्विटी। प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पे देखो मैंने आपको समझाया था जब चैप्टर समझाया था पार्ट 1 में मैंने वहाँ भी इसका ज़िक्र किया था। इक्वालिटी एंड इक्विटी में यहाँ पे डिफरेंस है। तो इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको सेम नंबर ऑफ सेम लेवल ऑफ अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करना। अब देखो आप समझो कि यहाँ पर एक बच्चा है जो काफ़ी छोटा है, एक उससे हल्का बड़ा है, एक काफ़ी बड़ा है। जो ये बड़े वाला बच्चा है अगर आप इसको स्टूल ना भी दो, तब भी स्टेडियम में मैच आराम से देख लेगा। और जो ये बीच वाला है इसको 1 स्टूल दोगे इसका काम हो जाएगा, लेकिन जो ये छोटे वाला बच्चा है इसको आपको 2 स्टूल देने पड़ेंगे। लेकिन जब आप सबको सेम लेवल ऑफ हेल्प दो, दैट विल बी कॉल्ड एज़ इक्वालिटी। लेकिन जब आप उस इंसान को उसकी नीड के अकॉर्डिंग की हेल्प दोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज़ आप लोगों का इक्विटी। कि अगर छोटा वाला है उसको 2 स्टूल लगेंगे, उसको आप 2 स्टूल दो, नॉर्मल वाले को 1 स्टूल चाहिए और बड़े वाले को 1 भी स्टूल नहीं चाहिए। तो आपने उसको इक्विटी यहाँ पर करा, आपने उसको सेम अमाउंट ना कर कर आपने जितनी अमाउंट उसको नीडेड है, आपने उतनी उसकी हेल्प करी है। तो कहते हैं आपको किसी को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना, जो भी इंसान ज़्यादा भेदभाव में है, पॉवर्टी है, डिसेबिलिटी है, उसको कोई डिस्क्रिमिनेशन है या रिसोर्सेज़ नहीं है, तो यहाँ पर वो चीज़ करना। जैसे फॉर सपोज़ यहाँ पर जो इंसान जो बच्चे यहाँ पर थोड़े से पढ़े अच्छे काफ़ी एजुकेटेड मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, लेकिन वो पुअर होते हैं। ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। आपने देखा होगा डिसेबल्ड बच्चों के लिए रैंप लगती जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, उनके लिए रैंप लगते हैं। बहुत अच्छे स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, ऐसे रिमोट एरियाज़ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है बेसिकली, उसे हम कहते हैं क्या इक्विटी। बेसिकली का मतलब क्या है कि बहुत एक जितनी उसको नीड है बेसिकली उतनी ही उसको हेल्प प्रोवाइड करना दैट विल बी कॉल्ड बच्चा आप लोगों का इक्विटी। देखो लास्ट पॉइंट पे आएँगे हम लोग व्हिच इज़ आवर सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या इसका मतलब है?
कहते हैं इन इंडिया इट इज स्टडीड अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी, गवर्नेंस, डेवलपमेंट बेसिकली। ये हमें समझाते हैं कि आखिर चैलेंजेस, हमारी कंट्री के चैलेंजेस, उनकी रियलिटीज क्या क्या हैं। तो बेसिकली हमें समझ में आता है इससे, एसएसटी से इंडिया में हम ये समझ पाते हैं कि आखिर हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रियलिटी है, क्या चैलेंजेस है, क्या चीजें इम्पैक्ट कर रही है, क्या नहीं कर रही है, एवरीथिंग हमें ये सब समझ में आता है एसएसटी से। देखोगे हम यहाँ पर जानते हैं कि आखिर डाइवर्सिटी अगर है, तो डाइवर्सिटी के बाद भी हमारे देश में एकता होना कितना ज़रूरी है। संवैधानिक सांविधानिक वैल्यूज़ कौन-कौन सी हैं? लिक्विडिटी बोल रही हूँ, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें। कैसे हमें शासन करना है, कैसे एनवायरनमेंट में चैलेंजेस क्या-क्या हैं, इकोनॉमिक रूप से इनइक्वालिटी कहाँ पर आ रही है, किसके पास पैसे कम, किसके पास ज़्यादा, एंड डेवलपमेंट, इन सब की यहाँ पर बातें करी गई हैं। कहते हैं इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें आइडियल्स प्रोवाइड करता है। कौन-कौन से आइडियल्स प्रोवाइड कर रहा है हमें इंडिया का संविधान? बेसिकली हमें यहाँ पर समझाता है वो न्याय के बारे में, आज़ादी के बारे में, लिबर्टी, इक्वालिटी यानी कि एकता, समानता के बारे में, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे के बारे में, ब्रदरहुड के बारे में। हमें यहाँ पर ये समझ में आता है हमारे संविधान से। बेसिकली आप देखते हो हमारे संविधान की चारों वैल्यूज़ हैं ये। तो यहाँ पे दिख रहा होगा अगर, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। हमारा जो प्रिएम्बल होता है, जैसे आप लोगों की बुक होती है ना, कोई भी बुक, तो बुक से पहले उसका इंडेक्स बनता है कि इस बुक में हमें क्या-क्या डालना है बेसिकली, ठीक है? उसको फिर सबसे आगे लगा देते हैं। सेम ऐसे ही हमारे जब संविधान बना था, संविधान से पहले हमारे पास उसका इंडेक्स बना था कि आखिर हमें इस संविधान में किन-किन वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। बिकॉज़ हमारे देश में न्याय नहीं मिला है, लोगों को न्याय देना है। हमें इक्वालिटी नहीं समझी गई है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे, हमें इक्वालिटी देनी है। हमें आज़ादी नहीं मिली है, फ्रीडम नहीं मिली, लिबर्टी नहीं मिली है, हमें वो देनी है। एंड सब लोग जो है भाईचारे की फीलिंग से नहीं रहे हैं, तो हमें उनको भाईचारे की फीलिंग देनी है। तो हमें ये चारों ही चीज़ों पे ध्यान दिया गया था कि इन्हें हमने कहा था वैल्यूज़, ठीक है? तो बेसिकली जो हमारा प्रेमबल होता है उसमें ये लिखा होता है स्टार्टिंग में ही कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि हमें अपनी कंट्री को ये बनाना है। इसका मतलब क्या होता है आपको आराम से समझाऊँगी, डोंट वरी। ठीक है? जहाँ पे चैप्टर आएगा वहाँ हम समझेंगे इसको, वैसे मैंने समझा रखा है प्रीवियस क्लासेस में अपनी। ठीक है? नेक्स्ट देखो बच्चा, लास्ट में बात करेंगे आप लोगों का इंटरकनेक्शन ऑफ डिसिप्लिन्स, और यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, बस जो आप लोग को मैंने पूरा ऊपर से नीचे तक समझाया था, अभी उसी की एक बात यहाँ पर बोली गई है कि जो वो चारों ही डिसिप्लिन्स हैं, आप उनको अलग-अलग से नहीं पढ़ सकते। ये चारों ही डिसिप्लिन्स को आपको एक साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचो कि आप हिस्ट्री को पढ़ लिया बस ठीक है, एसएसटी आ गई, ज्योग्राफी को पढ़ लिया बस ठीक है, आ गई, नहीं। आपको चारों ही चीज़ों को एक साथ मिलकर पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों ने मैंने अपनी एक रील में शेयर करा था कि किस तरीके से जो अभी न्यू बुक आ रही है, उसमें चारों ही चीज़ों को बहुत ही इंटीग्रेट करके पढ़ाया गया, इंटरकनेक्ट करके पढ़ाया गया है। जहाँ मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाई थी इलेक्शन वाले चैप्टर की, आप लोगों की बुक की, उस चैप्टर में आपने देखा होगा नीचे ज्योग्राफी की पिक्चर है, यहाँ पे आपकी हिस्ट्री की पिक्चर है, चैप्टर है इलेक्शंस का। तो कैसे यहाँ पे तीनों चारों चीज़ों को इंटरैक्ट करके, बहुत ही एंगेज करके आपस में कनेक्ट करके पढ़ाया गया है। ये आपको अपनी बुक में समझ में आ जाएगा देखकर वैसे। तो कहते हैं यहाँ पे आप सब कुछ को अलग-अलग नहीं पढ़ सकते हो, आपको सबको एक साथ पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे फॉर सपोज़ अगर आपके यहाँ पे फ्लड आया है, तो आपको ज्योग्राफी में आपके समझ में आएगा कि आखिर यहाँ पर क्या रेनफॉल पैटर्न है। जो यहाँ पर फ्लड बेसिकली जो फ्लड अगर आई है तो वो कहाँ से निकलेगी अब? इसका पानी कहाँ जाएगा? अगर ये फ्लड आई है इसका रीज़न क्या रहा है? क्या इसके कॉज़ेज़ रहे हैं फ्लड के आने की? अगर इतिहास, हिस्ट्री की आप जानोगे, तो आपको उसी फ्लड के बारे में ही जानना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे जो सेटलमेंट यानी कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उसकी नींव कैसे हुई है? यहाँ पे जो लैंड है वो कैसा था आखिर? यहाँ पहले कौन लोग रहते थे? इकोनॉमिक्स में आपको जानना पड़ेगा अब इस फ्लड के आने के बाद लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, क्या प्रॉब्लम आएगी उनको, अगर वो जहाँ जाके रहेंगे तो उनको क्या कॉस्ट आएगी उस चीज़ की, आपको वहाँ पे ये समझना पड़ेगा। फुल सेंस आपको समझना पड़ेगा कि आखिर अगर यहाँ पे फ्लड आया तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम कर रहा था, डिजास्टर मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या रोल प्ले करा, उनका यहाँ पे क्या काम रहा बेसिकली। अब इस पे जो ये प्रॉब्लम आप हम सबको फेस करनी पड़ी है, इस पे गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा, ये सब चीजें हमें आपस में जाननी पड़ेंगी। दैट मीन्स आप अकेले एक चीज़ को एक ही डिसिप्लिन से नहीं पढ़ सकते हो, आपको सारे ही डिसिप्लिन्स को कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी? ठीक है जी। तो वही यहाँ पर कहा गया था, कहते हैं कंक्लूजन में हमको समझ में आता है कि सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। सोसाइटी का मतलब इतिहास के बारे में जानते हैं, एनवायरनमेंट का मतलब हम लोग जानते हैं हमारे ज्योग्राफी यानी कि नेचर के बारे में, इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस यानी कि पोल साइंस। तो बेसिकली क्या होता है हमें ये सब कुछ हम समझ पाते हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे से, जिससे हम क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, बेसिकली संवैधानिक वैल्यूज के बारे में ध्यान दे पाते हैं, जिससे हम सिटीजन्स इन्फॉर्म रह सकें, हम रिस्पॉन्सिबल रह सकें और हम एक्टिव सिटीजन्स रह सकें, अपनी सोसाइटी का हमारा पार्टिसिपेशन जो हो एक्टिवली हो हमारी सोसाइटी में।
हम सब चीज़ों को एक साथ पढ़ सकें, अकेले-अकेले हमको नहीं पढ़ना है किसी भी डिसिप्लिन को। क्लियर हो गया जी बच्चा? एंड दैट वाज़ बच्चा आप लोगों का इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो। आप लोगों को उसके नोट्स आपको मिल जाएँगे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोगों को पता है अपलोड हो चुके हैं आप सब लोगों के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को एंड ताकि ज़रूर जाना कि आपको वीडियो लगी कैसी, कमेंट ज़रूर करके आप लोगों को बताने हैं एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा। सो या बच्चों, दिस वाज़ होल ऑफ योर वीडियो एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।